तो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश तो सीधे सेंटर के कंट्रोल में है। तो अब है कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने का कारण क्या है। केंद्र शासित प्रदेश बनाने का कुछ कुछ रीजन होता है। एक तो होता है डिफेंस का रीजन। अब से लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सब आइलैंड है ना, समुद्र के बीच में है। अब उसको सीधे सेंटर कंट्रोल नहीं करेगा तो मालूम चलेगा जाके किसी बगल पड़ोसी से मिल जाएगा, समझ रहे कि नहीं। तो सुरक्षा का कारण है कि उसको राज्य बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि राज्य बन जाएगा तो उसका लोकेशन ऐसा है कि कहीं ना कहीं जाके वो मिल जाएगा, है ना, जो अपने उसका नजदीक होगा, और हमसे थोड़ा सा उसका डिस्टेंस है, इसलिए हम उसको क्या बना कर रखे हुए हैं, केंद्र शासित प्रदेश, कि सीधे सेंटर कंट्रोल करेगा। दिल्ली देश की राजधानी है, केजरीवाल मुख्यमंत्री है वहां, है ना, ये कहता है कि हमको स्वतंत्र राज्य का दर्जा दो, पगला है कि नहीं। क्योंकि दिल्ली केवल दिल्ली वालों का थोड़ी ना है जी, दिल्ली पूरे भारत का है, बिहार का, महाराष्ट्र का, यूपी का, राजस्थान का, बंगाल का, सबका है। हम सब दिल्ली जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली देश की राजधानी है, तो पूरे जो वर्ल्ड के कंट्रीज हैं उनके जो एम्बेसीज हैं वो दिल्ली में बने हुए हैं, सारे एम्बेसडर दिल्ली में बैठते हैं। ऐसे में अगर किसी राज्य के कंट्रोल में चला गया तो राज्य तो फिर दिक्कत करने लगेगा ना जी। देखते ना कभी कभी कैसे राज्य और केंद्र के बीच झगड़ा होता है तो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा। वो फिर वो लगेगा सारा नियम में अपना नियम डालने, ऐसे बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, क्यों है, क्योंकि पंजाब कहता है कि हमर है, हरियाणा कहता है कि हमर है, तो केंद्र सरकार कहता है कि दोनों में से किसी का नहीं, ये हमर है, झगड़े खत्म। नहीं तो अगर छोड़ दे तो दोनों लड़ के माथा होता फोड़ देगा एक दूसरे का। तो चंडीगढ़ कंट्रोल में। ठीक उसी प्रकार से उस समय भी जो सेंसिटिव जोन था वो डायरेक्ट गवर्नर जनरल कंट्रोल करता था, और जो सेंसिटिव जोन नहीं था वहां पे सरकारें होती थी। बताया समझ में, कोई दिक्कत। चलिए, तो यहां पर 292 और 4 यानी कि 296 सीट पर चुनाव होना था 296 सीट पर, और चुनाव हुआ। और चुनाव होने के बाद आपको पता है कांग्रेस कितना जीत गई, 208 कांग्रेस जीत गई, मुस्लिम लीग 73, अदर के खातों में 15। और यही चुनाव का जो परिणाम आया तो मुस्लिम लीग ने यह कहना शुरू कर दिया कि भारत में मुसलमानों का हित सुरक्षित नहीं है। कितना आदमी चलते चलते गिर जाएगा तो कहे कि रास्ते ठीक नहीं है। पगलवा, चले तो ठीक से सीख, पहले तुम चलने नहीं आता है, कह रहा है चलने ही, रास्ते खराब है ना। गांव में किस्सा कहता है कि चले न जाने अंगनवा टेढ़, है ना, नाच न जाने अंगनवा टेढ़। चलिए हो सकता है भाई, है ना, गलती हो गया होगा, नहीं याद होगा, हम कहीं कहीं से सुन लेते तो याद कर लेते, ठीक है, मतलब जो भी हो। लेकिन इसका उद्देश्य तो यही है ना कि खुद तो आ नहीं रहा है, भाव तो वही है, बिल्कुल हाँ, भावे तो मानना है कि नहीं, भाव वही है। भाव तो यही है कि भाई आपको चलने आता नहीं है, नाचने आ नहीं रहा है, और कह रहे हैं कि आंगन ही टेढ़ा है, वो ना होना चाहिए आपके, वो क्वालिटी स्किल होना चाहिए। तो ये महोदय खुद तो जीत नहीं पा रहे थे, और नहीं जीत पाए तो कह रहे हैं कि मुस्लिम का हित तो सुरक्षित नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस में बड़े बड़े लीडर थे, मुस्लिम लीडर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना, आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आप देखेंगे सीमांत गांधी, है ना, तो ये सब, खान बहादुर खान, सारे बड़े नेता थे जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। ये महोदय अपना एक अलग बिगुल बजा रहे थे, है ना। इनका वो बिगुल का नतीजा हुआ कि भारत का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ। हालांकि अगर आप ठीक तरीके से इतिहास का अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी बातें समझ में आएंगी कि ये वही जिन्ना है जो पाकिस्तान की बात कर रहे थे। 1910 के आसपास में जिन्ना ने कहा था कि भारत एक सुंदर दुल्हन है, भारत एक सुंदर दुल्हन है, और हिंदू और मुस्लिम इसकी दो आंखें हैं, इसमें से कोई भी एक आंख अगर कमजोर हुई तो ये भारत नाम की जो दुल्हन है वो कुरूप हो जाएगी। अब ये बात कहने का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, और वो जानते थे और वो ये समझते थे कि दोनों एक रहेंगे, दोनों साथ रहेंगे तो दोनों ताकतवर रहेंगे और दोनों अच्छे रहेंगे। एक और व्यक्ति था मोहम्मद इकबाल ने एक गीत लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा,
हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मतलब वो कहता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बढ़िया अगर कोई है तो वो हमारा हिंदुस्तान है। और वो किसने कहा? इकबाल ने कहा। लेकिन यही इकबाल 1930 में सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत दे देता है। डुअल नेशन थियरी सिद्धांत इकबाल नहीं दिया था। इकबाल ने कहा कि हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए और मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए। यही जिन्ना जो कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम दो आंखें हैं, है ना, एक भी खराब नहीं होना चाहिए, यही जिन्ना 1940 में लाहौर प्रस्ताव पास कर देते हैं। और लाहौर प्रस्ताव पास करने के बाद कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ रह ही नहीं सकते हैं। तो ये अचानक से क्या कर रहा था? कहां से बोल रहे थे? हम देख नहीं पा रहे। अच्छा, मुरिया गोत दे रहा तब बोल रहा है जी। पहला बात तो एक बात ही सुनिए, पहले देखिए, आप विद्यार्थी हैं, है ना, और आगे जाके शिक्षक बनने वाले हैं, तो शब्दों की मर्यादा और शब्दों की गरिमा का ध्यान रखना आपका मौलिक कर्तव्य बन जाता है। चाहे बुरा ही आदमी क्यों ना हो, बुरा ही आदमी हो, कुछ भी अच्छा नहीं किया आपके लिए, तो उसको गाली देने से क्या मिल जाएगा? आपको कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्यों गाली देना? अच्छा समझिए, है ना। क्योंकि अगर आप किसी को सम्मान देते हैं, इससे सामने वाले के बारे में नहीं, आपके बारे में पता चलता है कि आप कैसे पर्सनालिटी हैं। जिन्ना ने चाहे कुछ भी किया या नहीं किया, या किसी ने कुछ भी किया, आपका पड़ोसी ही मान लीजिए आपके साथ कुछ बुरा बर्ताव कर दिया, आप उसको गाली दिए जा रहे, तो आप कौन सा अच्छे हैं भाई? फिर आप नहीं कह सकते ना कि हम अच्छे हैं, हमको अच्छा वाला टैग दे दो, नहीं मिल सकता आपको। तो आपका अपना व्यवहार बातचीत का तरीका जो है सो ठीक होना चाहिए। ये सस्ता नशा, महंगा नशा नहीं, है ना, ठीक है। चलिए, तो अब क्या था कि हाँ, उनका, आप ये कह सकते हैं कि उनका अपना एक हित था, इंटरेस्ट था, और सबको होता है कहीं ना कहीं। उनको पता था कि यहां रहेंगे तो हमारा से बड़का बड़का नेता सब है, हमारा नंबर वे नहीं आएगा, तो हम अपन नंबर लगाना है ना, तो हमारा नंबर पाकिस्तान में 1 नंबर में लग जाएगा, इंडिया में हमारा नंबर लगेगा नेहरू के बाद, पटेल के बाद, है ना, मुस्लिम नेताओं में भी कहे तो मौलाना साहब के बाद लगेगा, है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान के बाद लगेगा। हमारे आगे तो बड़े बड़े नेता हैं, तो हमारा नंबर ही नहीं आएगा। तो इसलिए अच्छा है कि हम अलग ही हो जाते हैं, वहां हमारा नंबर पहले आ जाएगा। तो ये उनका निहित सोच था, ये उनकी अपना इंटरेस्ट था, और इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़े। लेकिन इसके लिए केवल जिन्ना को गलत कहना ये भी ठीक बात नहीं है। और ये तभी हम कहते हैं जब हम ठीक तरीके से इतिहास का अध्ययन नहीं किए रहते हैं। मैंने क्या कहा कि जिन्ना ही तो कह रहा था कि हिंदू मुस्लिम जो है भारत की 2 आंखें हैं, और जिन्ना ही जाके वहां बदल गए। तो कल मैंने एक बात स्टार्टिंग में आपको कहा था कि कोई व्यक्ति गलत नहीं होता है, परिस्थितियां सही और गलत बना देती हैं। 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट ने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया देश में कि इस तरह की भाव धीरे धीरे लोगों के मन में आने लगी, और उसी का नतीजा था विभाजन। विभाजन एक दिन में थोड़े हो जाता है जी, विभाजन की अपनी एक लंबी पृष्ठभूमि होती है। वो चाहे देश का विभाजन हो या वो परिवार का विभाजन हो, परिवार में भी बंटवारा एक दिन में हो जाता है। 6-7 साल, 8 साल, 10 साल तक प्रोसेस चलता है। सामने वाला कुछ गलत करता है, फिर कुछ आप गलत करते हैं, फिर वो गलत करता है, फिर आप करते हैं, फिर गलत करते करते रोज विवाद होता है, और विवाद करते करते दोनों में से कोई एक दूसरे को समझता नहीं है। और जब दोनों में से कोई एक दूसरे को समझता नहीं है तो स्थिति बहुत खराब हो जाती है, और अंतिम में लगता है कि स्थिति को ठीक करने के लिए अलग होना ही जरूरी है। लेकिन अलग होने से पहले भी जब ये मामला हो रहा था, उसी टाइम अगर सब लोग बैठ करके बातचीत करके समस्या का समाधान खोजने का कोशिश करे, एक दूसरे को समझने का कोशिश करे, तो संभव है कि बंटवारा हो ही नहीं। तो दिक्कत कहां पे है? अंडरस्टैंडिंग का, समझदारी का। अगर जब स्टार्टिंग में ही विभाजन की बात हो रही थी तो कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस को बात करना चाहिए था। जिन्ना को मनाने का काम कब शुरू हुआ? 1940 के बाद, जब लाहौर प्रस्ताव पास हो गया तो गांधी जी गए सीआर फॉर्मूला लेकर के। सी राजगोपालाचारी जो मद्रास के एक प्रभावशाली नेता थे, उन्हें तैयार किया सीआर फॉर्मूला, और सीआर फॉर्मूला लेकर के गांधी जी गए। 1944 में बंबई में बातचीत हुआ था सितंबर में, जहां गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम कह के संबोधित किया था और मनाने की कोशिश की। तो मनाने का प्रयास बहुत लेट हुआ, और कोई भी बीमारी अगर प्रारंभिक क्षण में है, उस समय अगर आप डॉक्टर से दिखा ले और इलाज करा दे तो संभव है कि ठीक हो जाए।
लेकिन आप पहले इग्नोर करते गए, इग्नोर करते गए, इग्नोर करते गए, बाद में बीमारी इतनी गंभीर हो गई कि हाथ काट के बाहर करना पड़ा फिर, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया कि वायरस फैला रहा है, अब नहीं काटोगे तो पूरा बॉडी खराब कर देगा। यही हुआ, अंतिम में लग गया कि अब विभाजन ही विकल्प है, क्योंकि 16 अगस्त 1946 को जो बनाया गया था डायरेक्ट एक्शन डे, सीधे कार्यवाही, है ना, तो डायरेक्ट एक्शन डे जो था उसमें इतनी स्थिति खराब हुई देश के अंदर में कि निश्चय हो गया कि अब तो विभाजन करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इतिहास में बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो छिपी हुई हैं, जब आप पढ़ते हैं तो मैटर क्लियर होता है कि कैसे कैसे चीजें हुई थी और किस प्रकार से हुआ था, फिर जाकर के चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो यहां पर जिन्ना साहब ने कह दिया कि भाई हम अब इसमें नहीं रहेंगे क्योंकि सीट कम है हमारे पास, और इनका डर यह था कि जब संविधान सभा बैठेगी तो संविधान सभा में सारा निर्णय तो बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, हमारे पास तो नंबर ही नहीं है, नंबर तो कांग्रेस के पास है, तो जो कांग्रेस चाहेगी वही संविधान में शामिल होगा, हमारा बात ही नहीं सुना जाएगा। इसलिए जिन्ना ने अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन यह जिन्ना की मिसअंडरस्टैंडिंग थी। भारत के संविधान सभा में कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर लिया ही नहीं गया। भारत के संविधान में हर एक निर्णय सहमति और समायोजन के सिद्धांत पर लिया गया। कोई एक आदमी भी अगर किसी बात का विरोध करता था तो ऐसा नहीं होता था कि 10 आदमी समर्थन कर रहा है तो उसका बात मान लिया जाए। उस एक आदमी के विरोध के बात को सुना जाता था और पूछा जाता था कि आप किस वजह से विरोध कर रहे हैं, फिर सामने वाला आदमी उस पर जवाब देता था, और जब वो आदमी संतुष्ट होता था तो उस बात को स्वीकार करता था, और अगर सामने वाले आदमी को ही लग जाता था कि नहीं ये बात ठीक कह रहा है, भले वो एक ही आदमी कह रहा है लेकिन बात सही कह रहा है, तो उस बात को संविधान में शामिल किया जाता था। तो बहुमत के आधार पर संविधान सभा में कोई फैसला हुआ ही नहीं। भारत के संविधान सभा में जो भी फैसला हुआ वो चर्चा से हुआ, और चर्चा करने के बाद जो सही चीज था, जब अंतिम में सब लोग एकमत हो गए कि हाँ ये चीज रखना चाहिए, सब लोग, तब जाकर के फिर उसको रखा गया। तो इसलिए कहते हैं कि भारत का संविधान सहमति और समायोजन का परिणाम है ना। सभी लोगों के साथ मिलजुल करके निर्णय लिया गया था, अकेला कोई निर्णय लिया गया था। और सबसे बड़ी बात कि भारत में रहने वाले हर समाज के लोगों को वहां पर प्रतिनिधित्व दिया गया था, ताकि हर समाज के लोग अपने हितों की बात वहां पर रख सके। ऐसा ना हो कि कोई अगर कम है तो उसका कोई हितैषी ही ना हो, इस तरह की चीजें यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो ये जब चीजें हुई उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर चुनाव हुआ, रिजल्ट आया और मुस्लिम ने बहिष्कार कर दिया। फिर कांग्रेस ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग अपना जो है सो संविधान सभा बनाएंगे और अपना बैठेंगे और अपना संविधान निर्माण का काम चलेगा। क्योंकि उससे पहले आप 16 अगस्त 1946 को हो गया था डायरेक्ट एक्शन डे, तो तमाम तरह से देश में दंगे हुए थे। तो एक चीज लोगों को समझ में आ गया था कि भाई विभाजन तो करना पड़ेगा, विभाजन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए संविधान सभा भी अपना काम करना शुरू कर दी, क्योंकि उधर से भी एक साइन मिल गया था ब्रिटेन की तरफ से कि हम जल्द ही सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे, है ना, मतलब पावर हम ट्रांसफर कर देंगे। तो पावर जब ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर पावर हम चलाएंगे तो किस तरह से चलाएंगे, हमारे पास सिस्टम होना चाहिए पावर चलाने का। इसलिए संविधान सभा ने काम करना शुरू कर दिया। तो जब संविधान सभा ने अपना काम करना शुरू किया तो ये कब से काम करना शुरू किया? दिसंबर 1946 से। ठीक है, दिसंबर 1946 से संविधान सभा ने अपना काम करना शुरू कर दिया। और आप देखेंगे कि यहां पर 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, है ना। चलेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, है ना। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक, है ना। फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन 9 दिसंबर 1946। और यह बैठक कहां पे हुआ था? दिल्ली में। दिल्ली में कहां पर? कहां पर? काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय। कौन सा पुस्तकालय है जी? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये दिल्ली में हुई थी, और
पुराना संसद भवन, जो ये पुराना जो संसद भवन देख रहे हैं आप, अब तो नया संसद भवन में काम चल रहा है ना, ओल्ड पार्लियामेंट, पुराना संसद भवन। ओल्ड पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल था, जो केंद्रीय सभा थी, उसमें हुआ था, ठीक है, सेंट्रल हॉल में, ठीक है। सेंट्रल हॉल में मीटिंग हुई थी और फिर सारी मीटिंग वहीं हुई, सारा संविधान सभा का कार्यवाही हुआ पुराना संसद भवन में। और आप देखेंगे कि अब नया संसद भवन में काम चल रहा है, तो पुराना संसद भवन का इसी वजह से वर्तमान में भारत सरकार ने नाम भी दे दिया संविधान सदन। उसका नाम अब हो गया संविधान सदन, ठीक है। क्यों? क्योंकि संविधान वहीं पे बना था, इसलिए अब उसका नाम हो गया है संविधान सदन। ध्यान रखेंगे, पुराना संसद भवन का नाम क्या हो गया है? संविधान सदन, क्योंकि संविधान यहीं पे बना था, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई, पुराना संसद भवन में, जिसका वर्तमान नाम हो गया है संविधान सदन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। चलिए, तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हुआ कि यहां पर हमने एक परंपरा लिया फ्रांस से, हमने एक परंपरा लिया। परंपरा क्या थी? तो परंपरा हमने लिया फ्रांस से कि भाई संविधान सभा में जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है उसको हम ऑनर करेंगे, है ना। तो इतना पड़ता ना कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष राजेंद्र सत्यानंद सिन्हा थे और से अध्यक्ष, लेकिन उनको बनाया क्यों गया? तो बनाया गया था क्योंकि फ्रांस से हमने एक ट्रेडिशन लिया, एक परंपरा लिया, जिसमें यह था कि भाई जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसको क्या करना है? सम्मान देना है ना। आप देखते होंगे ये हमारे संस्कृति में भी है ना। आप देखते हैं घर में कुछ भी अगर शुभ कार्य होता है तो गांव में हम सुनते होंगे, वो होता है कि भाई पाव पूजी, सुने? पाव पूजी मतलब कि पैर पूजना है, किसका? अपने परिवार में जो श्रेष्ठ जन है उनका, है ना, बड़ों का। तो उनको बुलाया जाता है, उनको बड़े सम्मान के साथ उनसे आशीर्वाद लिया जाता है ना, कोई भी शुभ कर्म करने के पश्चात, ताकि उनका भी आशीर्वाद। हमारी परंपरा है, उस तरह की परंपरा को यहाँ पर फॉलो किया गया। और एक चीज, दो चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, इसको एक विद्यार्थी के तौर पर समझिएगा कि जैसे कि हर चीज को देश में क्या होता है ना, धर्म से, रिलीजन से, चीजों से कनेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म संस्कृति का हिस्सा है, कल्चर का पार्ट है ना। और मजे की बात यह है कि जो पगला सब जो नेता लोग है ना, ये तो संविधान खुद पढ़ता नहीं, ये सबको पहले ये सबको क्लास देना चाहिए पॉलिटी का। तो कहते हैं कि पहले सबको कम से कम 2 महीना क्लास कराएंगे हम, कहियो कि पहले क्लास करो, आप पॉलिटी पढ़ो, तब जाके भाषण दो। कहते हैं देश धर्मनिरपेक्ष है, देश धर्मनिरपेक्ष है। जो कहता है उससे पूछे कि तुम संविधान खोलो और दिखाओ तो ये कहां धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है? पूरे संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का चर्चा नहीं है, पंथ निरपेक्ष लिखा गया है। और पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में ह्यूज डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। पंथ निरपेक्ष देश को धर्मनिरपेक्ष बोले जा रहा है, आज मंचों से चढ़ के बोल रहा है, बोला संविधान कहता है धर्मनिरपेक्ष है। पगला दिखाओ संविधान में, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। और धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में बहुत बड़ा अंतर है, और भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। और धर्मनिरपेक्षता का एक मतलब भी बताया जाता है कि भारत धर्मों से अलग है। भारत धर्मों से अलग कहां है? भारत धर्मों से अलग है ही नहीं, भारत धर्मों के साथ है। यह ऐसा यूरोप में होता है, ऐसा फ्रांस में होता है, धर्मनिरपेक्ष फ्रांस में है कि फ्रांस की सरकार को, फ्रांस के सिस्टम को धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में सरकारें धर्मों के साथ हैं, हाँ, धर्मों के साथ भेदभाव नहीं करती हैं, बल्कि सभी धर्मों को समान अवसर देती हैं और सभी धर्मों को समान तौर पे मौका मिलता है पुष्पित पल्लवित होने का, आगे बढ़ने का। उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। पब्लिक प्लेस पे आप अपने रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं, कोई आपको रोकने नहीं आता है। फ्रांस में कोई नहीं कर सकता है पब्लिक प्लेस पर रिलीजियस एक्टिविटी, है ना। आपका धर्म आपके घर तक सीमित रहता है फ्रांस में। लेकिन हमारे यहाँ क्या, हमारा धर्म हमारे घर तक है नहीं। आज कोई फेस्टिवल है, देखिए जुलूस निकल जाएगा रोड पर, निकलता है ना। अब फिर कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसे हो गया भाई? नहीं है धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है। तो कहने का मतलब यह है कि संविधान सभा का आप जो देखिएगा कार्य प्रोसेस,
तो उसमें सबसे पहले क्या किया कि भाई हमारे जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है उनको ऑनर किया जाए। तो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे अपने बिहार से सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। सीनियर मोस्ट तो थे ही, लेकिन और एक दिक्कत भी थी कि उनके साथ अस्वस्थ होने लगे थे, मतलब कि तबीयत बिगड़ने लगी थी चूंकि एज हो जाने की वजह से। तो हुआ कि पहले उनको ऑनर करते हैं, और इसलिए इसी दिन संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष, है ना, पहले अस्थायी अध्यक्ष यानी कि टेम्पररी प्रेसिडेंट, ठीक है। फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा, ये जो आप पृथक बिहार आज देख रहे हैं, इस पृथक बिहार के सबसे पहले डिमांड अगर किसने किया था तो सच्चिदानंद सिन्हा ने ही किया था, ठीक है। और इन्हीं के प्रयासों से ये बिहार एक अलग राज्य के तौर पर बना था। तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पररी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। मतलब सबको पहले से पता था कि भाई ये मतलब एक तो वृद्ध हो चुके हैं और स्वस्थ नहीं रहते हैं, तो इसलिए ये लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए सम्मान देने के लिए इनको हम बना देते हैं, लेकिन फिर हम अपना एक परमानेंट चेयरमैन चुन लेंगे जो कि एनर्जेटिक हो, स्वस्थ हो और ठीक तरीके से काम कर पाए। तो ये देखते हुए हमने क्या किया कि इस दिन तो इनको ये ऑनर दे दिया। पहला 9 दिसंबर 1946 को क्या काम हुआ? संविधान सभा की पहली बैठक हुई, सभी सदस्यों का शपथ हुआ, और सभी सदस्यों के शपथ के साथ पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कि सेकेंड मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है जी। हाँ, कांग्रेस से मतलब आप देखेंगे कि जो प्रिंसली स्टेट्स से जिनका संबंध था वो लोग पार्टिसिपेट करने से बच रहे थे, है ना, लेकिन फिर भी जो निर्वाचित लोग थे वो कम से कम आए थे, इलेक्टेड जो लोग थे वो आए थे, ठीक है। तो 11 दिसंबर 1946, हाँ पहले यहां 9 दिसंबर 1946 को ही अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे, ठीक है, ओके, ध्यान रखेंगे। तो आगे आप देखेंगे कि 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, और इस दिन क्या हुआ? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया, ठीक है। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाँ दूसरा बैठक में, सेकंड मीटिंग में, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है। ओके, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, किसको? राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पे ये इलेक्ट हो गए, ठीक है। अब जब ये परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पे यहां पे इलेक्ट हो गए, है ना, अध्यक्ष के तौर पर 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब कहा गया कि भाई अब संविधान सभा की जो कार्यवाही है वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही देखी जाएगी, ठीक है। तो अध्यक्ष तो चुना ही गया, इसी के साथ यहां पर उपाध्यक्ष भी चुन लिया गया। इसी दिन उपाध्यक्ष का भी चुनाव हुआ कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन होंगे। तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया एच.सी. मुखर्जी को, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी को चुना गया संविधान सभा का उपाध्यक्ष, यानी कि डिप्टी प्रेसिडेंट या यूं कहें तो डिप्टी स्पीकर, ठीक है, उपाध्यक्ष, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी, ओके, हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, उपाध्यक्ष। अब देखिए जिसके भी नाम के आगे लग गया उप, उसका मतलब होता है चुप, समझ गए? जिसके भी नाम के आगे लग गया उप, उसका मतलब होता है चुप, कुछ नहीं कर सकता, बस मैटर देखते रह जाएगा बेचारा। नीतीश जी इधर से उधर के, उधर से उप मुख्यमंत्री कुछ कर पाए?
चुपचाप देखते रह गए बस मीडिया को स्टेटमेंट, क्योंकि उप मुख्यमंत्री थे। आज भी अगर इधर से उधर चल जाएंगे तो ये लोग भी देखते रह जाएगा चुपचाप, ये लोग बन जाएगा विपक्ष का नेता, है ना, यही तो चल रहा है ना अपने यहाँ। तो देखिए उप का मतलब क्या होता है, चुप। पॉलिटी में आप देखिएगा जहां भी उप लगा अगर आप समझिएगा तो उप का तो काम तभी आएगा जब परमानेंट आदमी नहीं रहेगा। उपाध्यक्ष का चुनाव क्यों होगा, क्योंकि अगर राजेंद्र प्रसाद मान लीजिए कभी तबियत खराब हो गया, कहीं से बरसात वसात हो गया, मुड़ के नहीं जाएंगे, छोड़ो, है ना, पता ना मौसम बिगड़ जाता है तो नहीं जाए। अभी बारिश हो रहा है ना जी, पूरा सुबह से बारिश हो रहा है ना। आज हम सुबह से क्लास ले रहे हैं, पहले आज से 2-3 को क्लास बढ़ गया है ना। बाकी जगह सब लगा दिया, बोले हम रात कल तक मौसम ठीक था, हालांकि शाम में घबराइल था, हमसे पूछा सर भोरे में लगा दे 7 बजे, हमने लगा दो। 7 बजे देख रहे कि तब बारिश हो रहा है, तो अब कैंसिल कैसे करवाए, बोले चलो अब तो भाई लेना तो पड़ेगा, है ना, क्या कर सकते हैं। अभी बारिश क्यों हो रहा है जी इतना, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है, भूमध्य सागर से क्या हो रहा है, चक्रवात चल रहा है, ठंडी हवाएं आ रही हैं और वो क्या कर रही हैं, इधर से टकरा रही हैं, और टकराने से क्या हो रहा है, वर्षा हो रहा है, तब बिन मौसम बरसात, है ना। तो ये सब जो हिंदी फिल्म वाला सब गाना बना बना के हम लोग को पागल के लिए रहता है, हैं? बरसात आ गई, पगला बरसात तो ज्योग्राफी के कारण ना आता है, हैं? ये किसी के आने जाने से बरसात का कोई लेना देना है जी, हैं? आप जाकर राजस्थान में किसी से मिलिए तो खूब बढ़िया एकदम रोमांटिक बनाइए सीन, देखिए तो बरसात होता है, खूब एकदम जड़ला हुआ धूप निकल रहेगा, है कि नहीं। आप पूछो करिए उसको, से कोई मतलब नहीं है भाई, ज्योग्राफी का मामला है। आप खूब रोते रहिए, खूब दुख है आपका, चलिए चेरापूंजी में, मोहसिन राम में रोज पानी है, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये सब तो ज्योग्राफी है। अब बाप, हाँ भौगोलिक कारण, ज्योग्राफिकल इशू है। ये सब बाप हिंदी फिल्म वाला तो और पगला देता है, आदमी सबको नहीं पगला देता है। हम 2-4-10 को लड़का सब कैसा जानते हैं कि गाना सुन सुन के बेचारा वो बहुत तेज था, पढ़ लिखे बहुत बढ़िया करता, लेकिन गाना सुन के वो पड़ गया कोनो चक्कर में, अब पढ़ के अपना करियर खराब कर लिया बेचारा, है ना, गाना सुन के। एगो मेरा मित्र था, तो उसके हम कभी कभी जाते थे हम लोग दिल्ली में, तो क्या होता था कि 90s का गीत, 90s वाला गीत सबको धरता है बड़ा, है ना, 90s वाला, तो वो वाला गीतवा बजा के दिन अपना पढ़ता था, लेकिन दिन भर तुम गीतवा बजाता, तुम्हारा ध्यान इधर रहता है कि उधर रहता है। बोला कि बजाते हैं तो हमको अच्छा लगता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पूरा जो लाइन सब है नहीं हम ही पर फिल्माया गया, हम डूब जाते हैं। पगला तू इतना तुम सुन रहे इतना मनोयोग से इसको, ये तो और तुमको डिस्टर्ब ना करेगा जी। बोले नहीं मतलब अच्छा लगता है तो सुनते रहते हैं। हम दिन भर अपना यही 90s के एरा का सब गीत सब, है ना, अपना सुन करके अपना दिमाग खराब कर लिया, फिर बाद में मैटर कर लिया कि नहीं हो, और उसके बाद फिर दिक्कत हो गया, है ना, दिक्कत हो गया घर जब में से, अब घर वाला धर के शादी कर दिया, अब करे अब सुन, हम फोन जब करते नहीं क्या जी अभी कौन सा गीत चल रहा है, बोलता अब सब गीत सुनने का आदत भुला गया भाई, अब गीत बजता है तो मन करता है कि मतलब वहां से या तो हम भाग जाए या नहीं तो उसको बंद कर दे। यही तो दिक्कत है, टाइम पर दिक्कत क्या है जी, समय और समझदारी समय से नहीं आता है, जब समय होगा तो समझदारी नहीं होगा, और जब समझदारी होगा तो समय नहीं होगा, यही दिक्कत होता है। और जिसके लाइफ में दोनों एक साथ आ गया, समय पर समझदारी, मैटर फिर हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं उसको। तो उपाध्यक्ष क्या हो गया, HC मुखर्जी, ठीक है। तो इनका काम था कि जिस दिन राजेंद्र प्रसाद जी नहीं आएंगे उस दिन ही काम करेंगे, जिस दिन राजेंद्र प्रसाद जी रहेंगे उस दिन नॉर्मल अपना चेयर पर बैठेंगे, इनका कोई काम नहीं। तो ये होता है ना, इसलिए कहते उप का मतलब चुप है, कि जब परमानेंट आदमी है तो उप आदमी का कोई काम ही नहीं है, जब परमानेंट आदमी नहीं रहेगा तब उप आदमी का काम आएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए इस दिन एक आदमी की नियुक्ति हुई, इन लोगों का तो चुनाव हो रहा था और एक आदमी को नियुक्त किया गया, वो थे सर BN राव, है ना। सर BN राव जो थे इनको नियुक्त किया गया, है ना। सर BN राव संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, है ना। लेंगे कि सर BN राव को इसी दिन
संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। हाँ, 11 दिसंबर को। अभी आगे डेट नहीं ना बताया है, जब तक नहीं बताया तब तक सब मैटर इसी में डालना है। संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ठीक है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया बीएन राव को। तो 11 दिसंबर 1946 को 3 महत्वपूर्ण काम हुआ। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। बीएन राव का हिंदी संवैधानिक सलाहकार थे। अब बीएन राव का पूरा नाम है वीरेंद्र नारायण राव। ठीक है, को लगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का पूछ रहे हैं कि किसका पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जो भी बारीक से बारीक कोई भी बात हो आप पूछ जरूर लीजिएगा। ठीक है, मैंने पहले ही बोला है, यहां से कंफ्यूजन लेकर के नहीं जाना है। आइएगा तो लेके आइएगा, जाइएगा तो खत्म करके जाइएगा, क्योंकि अगर लेके जाने लगिएगा तो फिर मैटर गड़बड़ हो जाएगा यहीं से, है ना। चलिए तो आइए, हालांकि ध्यान रखेंगे बीएन राव ही फेमस है। एग्जाम में भी अगर पूछेगा ना तो आपको बीएन राव ही आएगा। ठीक है, ये आपको पूरा नाम नहीं आएगा। कुछ लोग का निक नेम ही बहुत फेमस हो जाता है या शॉर्ट नेम ही फेमस हो जाता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से चीजें होती हैं। ओके, चलिए, तो ये संवैधानिक सलाहकार थे। ये उस समय के बहुत बड़े अटॉर्नी थे। अटॉर्नी का मतलब होता है विधि का जानकार, कानून का जानकार। इसलिए इनको बना के भाई कोई कानूनी मसला होगा तो ये उसमें सलाह देंगे। ठीक है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष बन गए राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष बन गए एच.सी. मुखर्जी और बीएन राव हो गए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, अब हुआ कि संविधान सभा अब अपना काम करे, जिस काम के लिए बना है वो काम करना शुरू करे। तो उसके बाद 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव कहेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ओके, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। की भेलो अच्छा, इंग्लिश मीडियम के कुछ लोग हैं जी, इसलिए हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो हिंदी बोलते रहते हैं हमेशा। कितने लोग इंग्लिश मीडियम में हैं? 4-5 हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हिंदी वाले धैर्य भी रखिए, नहीं तो ऐसे अन्याय हो जाएगा ना। हिंदी में खाली बोलते चल जाएंगे तो ये लोग का मामला गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए जब, और एक बात और समझिए, जीवन में श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ तक का यात्रा तय करना है ना, तो एक बार में सुनना सीखना होगा, कि एक बार में सुन लिया लिख लिया। अब आप लोग बच्चा थोड़े हैं, हाँ लिखो जी, इतना बोल लो फिर भी बोल लो। और सरकारी स्कूल के टीचर में जो पहले बचपन में हम लोग टीचर लोग पढ़ाते थे, वो वाला मैटर अब आप वो लोग भी मत करिएगा। धर के बढ़िया से उपाय कीजिएगा बचपन के, नहीं सुनता हूँ एक बार में। तो वहां पर उन टीचरों के गलती का नतीजा है कि हम लोग के साथ दिक्कत हुआ। तो कहते ना, मैं हमेशा कहता हूं कि भाई शिक्षक लोग मर देता है गलती विद्यार्थी पर, कि विद्यार्थी खराब है। अब समझ में आता कि टीचर खराब था पगला। बेनेगल नरसिंह था, लेकिन वीरेंद्र के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, बेनेगल उनका साउथ के थे, इसलिए उनका वो मूल नाम था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि क्या होता है कि अब चूंकि शिक्षक का मेन काम क्या है जी, समझाने का ना काम है। तो बोले भोथर से भोथर विद्यार्थियों से क्या फर्क पड़ता है, समझाना आपका काम है, आप समझाइए। आप नहीं समझाए इसका मतलब कि आप अपना काम ठीक से नहीं किए। तो हम ठीक से नहीं किए तो मर दिए दूसरा पर कि दूसरे गड़बड़ है।
समझाना अपना काम है। हाँ, अब समझा दिया और आप समझ भी गए, उसके बाद आपको याद नहीं रह रहा है, ये आपकी गलती है। क्योंकि आपके बदले में याद कोई नहीं करेगा, याद तो आप ही को करना पड़ेगा, रिवीजन तो आप ही को करना पड़ेगा, अपना ड्यूटी तो आपको करना पड़ेगा, है ना। वो करिएगा तो आपको अपना ठीक से होगा। और अगर वो ड्यूटी आप अपना वाला ड्यूटी नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत होगा। मतलब कि सबको अपना अपना ड्यूटी अच्छा से करना पड़ेगा, तब जाके ही प्रोडक्ट अच्छा तैयार होगा। नहीं तो अगर ड्यूटी कोई लोग गड़बड़ कर दिया तो फिर प्रोडक्ट अच्छा तैयार नहीं होगा। तो इसमें हम दोनों की भूमिका है, हमारी भी और आपकी भी, कि आप अपना ड्यूटी अच्छा से पूरा करें और हम अपना ड्यूटी अच्छा से पूरा करें। दोनों जब ड्यूटी अच्छा से पूरा करेंगे तो प्रोडक्ट जो तैयार होगा वो बेहतरीन तैयार होगा। इसमें से कोई भी अगर आनाकानी कर दिया, वो हमारे तरफ से या आपके तरफ से, तो फिर जो प्रोडक्ट निकलेगा गड़बड़ वाला निकलेगा, है ना, फिर वो ठीक ठाक नहीं निकलेगा। इसलिए रिवीजन पर ध्यान देना है आप लोगों को। बाकी समझने में कोई दिक्कत हो तो आपको जरूर यहां पर ये करना है। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, सब लोग लिख लिया है ना। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उद्देश्य प्रस्ताव को ही नेहरू प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या कहलाता है? नेहरू प्रस्ताव। ठीक है, नेहरू प्रपोजल, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज आल्सो नो एज नेहरू रिजोल्यूशन। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू प्रस्ताव के तौर पे भी जाना जाता है। क्लियर है? उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू प्रस्ताव के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये नाम ही है उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य मतलब क्या है कि भारत का संविधान का उद्देश्य क्या होगा, मतलब भारत का संविधान कैसा होगा, नहीं होगा, भारत का संविधान अपने नागरिकों को क्या अधिकार देगा, भारत में किस तरह की व्यवस्था को स्थापित करेगा, यह सारा चीज इस उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा हुआ था जो पंडित नेहरू ने पेश किया संविधान सभा में। तो 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव, और ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको पास कर दिया। लिख लेंगे कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पास कर दिया गया। ठीक है, तो 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया। लाया गया था कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में आया था। उस पर व्यापक विचार विमर्श हुआ, उस पर बहस हुआ, और पूरे बहस होने के पश्चात 22 जनवरी 1947 को इसको पास कर दिया गया। और ध्यान रखेंगे कि संविधान का वर्तमान का जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, जो एनसीईआरटी की किताबों के मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता है, तो वही प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव था। ठीक है, जो आप प्रस्तावना देखते हैं, है ना, वही प्रस्तावना जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव था। तो प्रस्तावना क्या है? जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो आपको यह समझ में आ जाता है कि भारत का संविधान कैसा है, संविधान किस प्रकार से है। मतलब एक प्रकार से पूरा संविधान का समरी है वो, सारांश जिसको कहते हैं, सारांश, है ना। कि अगर बहुत बड़ा कहानी है, असॉट में आप गए सिनेमा देखने और देख के आकर के अपने दोस्त मित्र से बता दिए कैसे ऐसे हुआ था, तो आप 3 घंटा का मूवी 5 मिनट में बता दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? सारांश हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से वो प्रस्तावना क्या है? संविधान का सारांश है ना। कि संविधान तो बहुत बड़ा है ना जी। मूल संविधान 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, वर्तमान में लगभग 500 के अप्रोक्स में आर्टिकल हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं, है ना। आप आईना देखते हैं, तो आईना देखते हैं तो क्या होता है? आप बोलते हैं ना कि भाई आप कैसे दिख रहे हैं, तैयार वार होते हैं तो पहले देखते हैं ना भाई कैसा लग रहे हैं, बढ़िया कि नहीं, कहीं गड़बड़ तो फिर तुरंत ठीक करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का आईना है, कि संविधान को दिखा देता है प्रस्तावना, है ना।
कि संविधान क्या है नहीं है वो आपको प्रस्तावना के माध्यम से समझ में आ जाता है, प्रेमबल के माध्यम से समझ में आ जाता है। तो उसको ध्यान रखेंगे कि 22 जनवरी 1947 में ये पास हो गया। ठीक है, अब एक बात और यहां पे ध्यान दीजिए कि हमारी जो संविधान सभा थी, है ना, वो एक साथ दो काम कर रही थी, एक साथ दो काम कर रही थी। और संविधान सभा एक साथ दो काम क्या कर रही थी? तो एक काम कर रही थी संविधान निर्माण का, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, संविधान का निर्माण कर रही थी, और दूसरे तरफ भारत के लिए कानून भी बना रही थी। रीजन, क्योंकि उस समय देश में दूसरी कोई निर्वाचित संस्था थी नहीं संविधान सभा के अलावे। देश का पहला आम चुनाव तो 1951-52 में हुआ, आज देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को ही। तो इस बीच चला कौन रहा था देश को? यही संविधान सभा। तो इसलिए संविधान सभा को अंतरिम संसद भी कहा जाता है, एंटरिम पार्लियामेंट। अंतरिम शब्द अगर कहीं भी लगा हो तो समझ लीजिए इसका मतलब है अस्थाई, कुछ समय के लिए। क्लियर है? तो ये क्या थी? अंतरिम संसद भी थी, क्योंकि संसद का काम क्या होता है? कानून बनाना। तो संविधान सभा कानून भी बना रही थी। ठीक है, कोई दिक्कत? बात सब बुझा रहा है ना जी? है? अंतरिम संसद भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में एंटरिम बोलते हैं। अंतरिम का मतलब होता है अस्थाई, कुछ समय के लिए। ठीक है, तो जब तक आम चुनाव नहीं हुआ था तब तक संविधान सभा ही अंतरिम संसद थी। जैसे 1951-52 में आम चुनाव हो गया, संविधान सभा खत्म हो गई, फिर संसद आ गई, संसद अपना काम करने लगी। क्लियर है? तो अब जब संविधान सभा एक साथ दो काम कर रही थी, तो आपसे सवाल यह पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि संविधान का जब निर्माण कर रही थी तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद थे। अब यही संविधान सभा जब भारत के लिए कानून निर्माण कर रही थी, यानी कि भारत की विधायिका के रूप में काम कर रही थी, तो उस समय भारत की विधायिका के रूप में जब संविधान सभा काम कर रही थी, तो अध्यक्षता का काम कौन करता था? जवाहरलाल नेहरू। और ये जो उत्तर है वो गलत है, B.R. अम्बेडकर। ये उत्तर और भी ज्यादा गलत है। क्वेश्चन नहीं समझे? कहां थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद तो संविधान सभा का अध्यक्ष थे ना जी। हाँ, नहीं सुने तो सुन लीजिए कि संविधान सभा जब भारत के लिए कानून बनाने के लिए बैठती थी, यानी कि भारत की विधायिका या भारत के अंतरिम संसद के रूप में बैठती थी, तो अध्यक्षता कौन करता था? कोई ना कोई तो हो ही जाएगा। वल्लभ भाई पटेल। हाँ, आप लोग भी गेस करिए, गेस करने में क्या जाता है? कौन सा इसका टैक्स लग रहा है? इनने से इतना हो गया जी, है उतना नीचे से, नीचे ही से जाने के लिए तो पैसा दिए हैं आप। यहाँ ऊपर ऊपर पढ़ना पड़ता तो यहाँ कहलाते हैं, और हम कहलाते हैं आपको पढ़ाने के लिए। कोई आके पढ़ा के जाता है आपको? हम पूरा पैसा लेते हैं यहाँ से, कम नहीं लेते हैं, चढ़ा देते हैं। बिल बनाओ है भी नहीं तो मामला गबड़ा जाए। तो कोई भी चीज अगर फ्री में कहीं भी मिलेगा तो उसका वैल्यू नहीं होगा। यही दुनिया का वैल्यू है ना। आप मॉल में जाके घटिया कपड़ा कर लीजिएगा ना, जाके 5,000 रुपया दे दीजिएगा, और वही स्टेशन पे बढ़िया चिल्लाते रह जाएगा फुटपाथ वाला कि भैया बहुत बढ़िया है, कॉटन है, शुद्ध। आप कहिए कि 60 रुपये में लाओ। जगह का बात है, प्लेस का बात है, सिग्निफिकेंस का बात है। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ध्यान रखेंगे, जीवी मावलंकर
ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। जब संविधान सभा भारत के अंतरिम संसद के रूप में बैठती थी या भारत की विधायिका के रूप में बैठती थी, तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। तो चूंकि जीवी मावलंकर साहब को पहले से एक्सपीरियंस था ये काम करने का, इसीलिए आप देखिएगा कि 1951-52 में जब आम चुनाव हुआ और पहली बार लोकसभा बनी, तो लोकसभा के पहला अध्यक्ष भी जीवी मावलंकर को ही बना दिया गया। जीवी मावलंकर ही लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। ओके, तो संविधान सभा एक साथ दो काम कर रही थी। एक तरफ संविधान निर्माण, तो संविधान निर्माण करती थी तो अध्यक्षता कौन करते थे? राजेंद्र प्रसाद, है ना। और जब विधायिका के रूप में काम करती थी जीवी मावलंकर। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, और उस समय अंतरिम सरकार में नेहरू जी के पास प्रधानमंत्री का पद नहीं था। उस समय वायसराय था लॉर्ड वेवेल, उसके समय में बना था अंतरिम सरकार। नेहरू जी के पास विदेश मंत्रालय था, वो आजादी से पहले बना था, है ना। देखिए, सरकार और विधायिका में अंतर है। सरकार हो गई कार्यपालिका, है ना, जैसे कि मंत्री लोग। संसद सरकार नहीं होते हैं, ये सांसद, ये विधायिका है। जो सांसद चुन के गए ये लोग विधायिका है, और सांसद से जो लोग मंत्री का शपथ ले लिए तो वो कार्यपालिका हो गए, वो सरकार हो गए। जैसे कि अभी बीजेपी का सरकार है ना, एनडीए की सरकार है केंद्र में। तो अब एनडीए के तो लगभग 350 से ज्यादा सांसद हैं, तो इस सब के सब सरकार थोड़ी है, नहीं है, ये सब सांसद हैं। लेकिन इनमें से जो जो मंत्री बन गए हैं वो सरकार है, जो मिनिस्टर बने हैं वो सरकार है, बाकी सब विधायिका के अंग हैं, बाकी सब लोग विधायिका हैं। ठीक है, कार्यपालिका में सरकार के लोग आते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यपालिका विधायिका से आती है। मतलब कि अगर आपको मंत्री बनना है तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य आपको बनना पड़ेगा। बिना बने आप 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं, लेकिन 6 महीना से एक दिन भी ज्यादा रहना है आपको तो किसी ना किसी हाउस से आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा, चाहे आप लोकसभा से लीजिए चाहे आप राज्यसभा से लीजिए। क्लियर है? क्या विधायिका के प्रति? विधायिका के प्रति अविश्वास प्रस्ताव उसे कहते हैं, नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन। जैसे अभी देख लीजिए बिहार में कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट होगा नीतीश कुमार का, फ्लोर टेस्ट कहा जा रहा है ना। तो फ्लोर टेस्ट का क्या मतलब है? यही तो इनको बहुमत दिखाना पड़ेगा, और नहीं दिखाएंगे तो अविश्वास प्रस्ताव पास होगा, सरकार गिर जाएगी, है ना। तो इस सरकार में है, ये मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार में सरकार चलाने के लिए 122 से ज्यादा विधायकों का समर्थन चाहिए, 122 प्लस कम से कम होना चाहिए। तो इनको उस दिन जब फ्लोर टेस्ट होगा तो 122 से ज्यादा विधायक, 100 का या कम से कम 122 विधायक इनको समर्थन करते रहेंगे, तब जाके सरकार बचेगी, और नहीं बचेगी तो सरकार गिर जाएगी। तो यही हुआ विधायिका के प्रति, क्या होगा? विधायिका के प्रति जवाबदेही हो गया। हाँ हाँ, राज्यपाल ही करवाएगा। हाँ, राज्यपाल, विपक्ष डिमांड कर रहा है, विपक्ष राज्यपाल को कहेगा कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल कहेगा कि सरकार से क्या बहुमत सिद्ध कीजिए। तो बहुमत सिद्ध करने के लिए इनको सदन में आना होगा, हाउस में फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट में वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में 122 विधायक इनके समर्थन में आ गए, इससे ज्यादा आ गए, तो इनकी सरकार बच जाएगी, अगर नहीं आए तो सरकार गिर जाएगी उसी दिन। विधानसभा में होगा, विधानसभा में होगा, फ्लोर टेस्ट में होगा विधानसभा के अंदर में, विधानसभा अध्यक्ष के सामने। ठीक है, तो वहां विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा? तो वहां विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा किसको? प्रोटेम स्पीकर, एक वर्ड आता है प्रोटेम स्पीकर, उसको कहते हैं हिंदी में सामयिक अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल नियुक्त करेगा एक सीनियर कोई आदमी को, और उसको कहेगा कि आप ये सब प्रोसेस करवाइए, है ना, फिर उसके दिशा निर्देश में सब होगा। वो राज्यपाल चुन लेगा, वो राज्यपाल का विशेषाधिकार है, राज्यपाल बना देगा, किसी विधायक को ही बनाएगा, और सीनियर विधायक को बनाएगा जो बहुत सालों से विधायक रहा है, जिसको संसदीय कार्यों का अनुभव है कि काम कैसे होता है, वैसे आदमी को बनाएगा। ठीक है, खैर ये सब आगे जब संविधान संसद पढ़ाएंगे तो वहां तो चर्चा आएगा, तो आप बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे ये समझिए कि ये इस प्रकार से ये लोग काम कर रहे थे। ठीक है, संविधान सभा ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, और एक तरफ वो संविधान भी बनाती थी, एक तरफ कानून भी बनाती थी।
और इसी बीच जब अनाउंसमेंट हुआ कि भाई देश को स्वतंत्र किया जाएगा, तो संविधान सभा ने एक डिसाइड किया 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, संविधान सभा ने स्वीकार किया राष्ट्रीय झंडा को। ठीक है, नेशनल फ्लैग को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया। ठीक है, कि हम जो है सो ये हमारा नेशनल फ्लैग रहेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंसी के टाइम हमको उसको फहराना था। उससे पहले भी झंडा हमने फहराए थे, लेकिन अलग अलग स्थितियां थी, अलग अलग झंडा बदलता गया, चीजें चेंज होती गई। लेकिन वर्तमान में जो आप झंडा का प्रारूप देख रहे हैं, ये वही झंडा है जो 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया और साथ में संविधान सभा अपना काम कर रही थी। ठीक है, वो आप देखेंगे कि एक तरफ अपना संविधान भी बन रहा था और कानून भी बन रहा था, चीजें हो रही थी। अब देखें कि इस पूरे संविधान निर्माण प्रक्रिया में एक व्यक्ति का नाम काफी ज्यादा लिया जाता है, वह है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, है ना, जिसका नाम अभी तक मैंने तो नहीं लिया है ना, अब लूंगा। अब आपको बताऊंगा कि भाई उनकी क्या भूमिका थी और उनको इतना क्रेडिट क्यों दिया जाता है। तो रियन उनको इसलिए दिया जाता है क्योंकि संविधान जो सभा जो थी वो काम कर रही थी, तो वो अकेले कुछ ग्रुप जो लोग बन गए थे वो लोग नहीं काम कर रहे थे, इनके पीछे भी और लोग काम कर रहे थे। अलग अलग समितियां बनी थी और हर समिति को अलग अलग काम दिया गया था, है ना, कि आप ये काम करें, आप ये काम करें, आप ये काम करें। इसी में एक सबसे महत्वपूर्ण कमिटी थी संविधान सभा की, सबसे महत्वपूर्ण, उसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी, या हिंदी में इसको मसौदा समिति भी कहते हैं, है ना, हिंदी में इसको मसौदा समिति भी कहते हैं। शुद्ध हिंदी का जब प्रयोग करते हैं तो लिख देता है मसौदा समिति। ठीक है, तो प्रारूप समिति या मसौदा समिति का गठन किया गया था और यह गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। गुड। 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। ठीक है, तो 29 अगस्त 1947 को जब प्रारूप समिति का गठन हो गया, तो आप देखेंगे कि इसका काम था संविधान का प्रारूप तैयार करना, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना, कि संविधान कैसा होगा, संविधान क्या होगा, संविधान किस तरीके से काम करेगा। पूरा संविधान, प्रारूप का मतलब ही क्या हो गया कि भाई संविधान कैसा होगा उसका पूरा ड्राफ्ट इनको ही तैयार करना था। इसी वजह से अंबेडकर साहब को तमाम क्रेडिट जाता है ना, क्योंकि प्रारूप इन्होंने ही तैयार किया था। अब जैसे आपको कोई घर बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप कोई एक इंजीनियर लाते हैं, सिविल इंजीनियर, वो क्या करता है, वो नक्शा देता है आपको कि ये घर है आपका, और वो बताता है कि घर में कहां पर आपका डाइनिंग हॉल होगा, है ना, कहां पर आपका स्लीपिंग हॉल होगा, कहां पे आपका प्रिस्ट हॉल होगा जहां पे आप पूजा पाठ करेंगे, तो वो सब चीज देता है, कहां आपका गेस्ट रूम होगा और क्या होगा उसका इंटीरियर, ये सब चीज के बारे में वो आपको एक जानकारी देता है व्हाइट पेपर पे, है ना। तो व्हाइट पेपर पे पूरा क्या कर देता है, एक ड्राफ्ट खींच देता है और उसी ड्राफ्ट के हिसाब से चीजों को बिठाया जाता है। तो अगर ड्राफ्ट खींचने वाला ही मान लीजिए अलबर ड्राफ्ट खींच दे पगला जैसन, तो क्या हो जाएगा, घरे गबड़ा जाएगा, है ना। वो राजमिस्त्री सब होता है गाँव में, वो सब अपना का इंजीनियर से कम नहीं मानता है ना। तो हमारे यहाँ गाँव में दो राजमिस्त्री था, तो सबका एगो कांड कर दिया, गया एक जगह दीवार जोड़ने, दो भाई नया नया राजमिस्त्री बनल था, तो दो अपने भाई था और दो को रख लिया अपने भतीजा सबको हेल्पर, चल गया दीवार जोड़ने। अपना जिसका था वो अपना कदी कोई जोड़ो, अपना काम में था, दिन भर दीवार जोड़ा सब। जैसा शाम हुआ तो दीवार टेढ़े जोड़ लेता, दीवार का कोई लाइनें नहीं मैच कर रहा था, अपने से वो अपना लाइन खींच करके दीवार जोड़ दिया सब। जैसे शाम को देख रहा है तो देख रहे दीवार तो टेढ़ा हो गया, है ना। मालिक आया, बोला ये सब तुम लोग क्या किया जी, तो बोलता है कि हम लोग तो भाई मतलब सूता अच्छा से मिला, तो सूता होता है ना, वो लोग वो खींचता है उसके हिसाब से लोग बनाता है। बोला हम तो सूता अच्छा बनाए थे, ये कैसे हो गया। मालिक बोला कि अब जो तुम लोग यहाँ सीखने का काम किया ना यहाँ करके,
तो अब तुम्ही लोग को इसको तोड़ना है, अब फिर तुम्ही लोग को बनाना है, अब बिना किसी एक्सपेंडिचर के, है ना, मतलब मेरे तरफ से कोई एक्सपेंस नहीं दिया जाएगा। अब सीखो आराम से उसी पर। अब फिर वो सब सीखा, फिर उसी पर, फिर उसको तोड़ा, फिर सीखा, अब फिर उस पर सीख करके अभी मिस्त्री बन गया है। तो यार तुम लोग जब मतलब हर चीज के लिए तो एक्सपर्ट है ना जी, हर चीज का एक्सपर्ट बनाया गया है ना, तो उसके लिए अलग से पढ़ाई होती है। सिविल इंजीनियर्स तो वही पढ़ के लोग बनते हैं, तो वो आर्किटेक्ट बिल्कुल, तो वो क्या करते हैं, वो नक्शा खींचते हैं। तो संविधान का नक्शा खींचने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, इसीलिए इनको कहा जाता है भारतीय संविधान का शिल्पकार, भारतीय संविधान का मनु, भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का जनक। ये तमाम विशेषणों से विभूषित किया जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने ये इंपॉर्टेंट काम किया था कि संविधान कैसे होगा, संविधान कैसे सजेगा, वो सारा कुछ चीज ड्राफ्टिंग करने का काम जो है सो अम्बेडकर साहब ने किया था प्रारूप समिति के माध्यम से, जिसमें टोटल 7 लोग थे और अध्यक्ष थे बाबा साहब अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, खैर, तो संविधान सभा की समितियों के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे समझिए कि संविधान सभा अपना काम कर रही थी और लगातार काम करते करते संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को यह अनाउंसमेंट किया कि हमने संविधान बना लिया, हमारा संविधान बनकर के रेडी हो गया है। और अनाउंसमेंट ही नहीं किया बल्कि इस दिन संविधान को अपना भी लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया, है ना। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपना लिया गया, ठीक है, एक्सेप्ट किया गया, है ना, लागू नहीं किया गया। हालांकि आप देखेंगे तो कुछ अनुच्छेद लागू हुए थे ना, कुछ अनुच्छेद लागू हुए थे, कुछ का मतलब वही होता है शायद, है ना। हाँ, तो देखिए क्या है कि कुछ अनुच्छेद लागू हुए थे, सब नहीं, कुछ सिटीजनशिप रिलेटेड आर्टिकल लागू हुए थे और इलेक्शन कमीशन से संबंधित आर्टिकल लागू हो गए थे, है ना। 324 से 329 में इलेक्शन कमीशन का चर्चा है, वो सब लागू हो गया था, लेकिन पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, ठीक है, और कहा गया कि हम इसको लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को। तो पूरा बन के तैयार था लेकिन लागू नहीं किया गया इस दिन, चाहते तो लागू कर देते, लेकिन हमने कहा कि लागू करेंगे कब, 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को क्या था जी, बिल्कुल 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू ने यह घोषणा किया कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, हम कंप्लीट सेल्फ रूल हमको चाहिए, पूर्ण स्वराज, और उसके लिए हम झंडा फहराएंगे। और गुलाम रहते हुए, भारत गुलामी था उस टाइम पे, अंग्रेजों ने आजाद तो किया नहीं था। 26 जनवरी 1930 को पंडित नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया और स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो कैसे होता है, हम लोग के जीवन में कुछ कुछ डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है ना जी, तो हम लोग चाहते हैं ना कि इसी इंपॉर्टेंट डेट को हम लोग कुछ करें, अपना जीवन का कुछ महत्वपूर्ण निर्णय या कुछ भी कर रहे हैं तो, है ना। आजकल तो सेलिब्रेट भी होता है जी, होता है ना, शादी का सालगिरह, प्रयास करते हैं कि जो सालगिरह के डेट वो है पर बचवा का जन्म उतने डेट पर हो जाए कि दोनों के पार्टी एक साथ दे दे वो लोग के, है ना, बच्चा का बर्थडे भी हो गया, अपना हो गया, है ना। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग सोचते हैं, है ना, और कोइंसिडेंटली मतलब ये लोगों को अच्छा भी लगता है कि भाई अगर सेम डेट अगर मिल जाए, मैच कर जाए तो होता है। मतलब शादी तो भाई तो पहले लोग पहले ही से मनाते हैं, पहला दिन कब मिले थे, है ना, फर्स्ट मीट डे, है ना। अब उसके बाद अभी देखिए अभी फरवरी चल रहा है जी, नहीं ये फरवरी चल रहा है ना, अब देखिए अब तो दंगा शुरू होगा, है ना। अब मैंने देखिए कहिए शुरू होता है जी, है शुरू हो गया लगभग 7 से। पहले यह बोल रहे थे कि सर अब शुरू होगा, अब तो आ रहे कि पता नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए अब इन सब परिस्थिति से तो गुजरे ही होंगे आप लोग,
नहीं गुजरे हैं? नहीं गुजरे हैं? झूठ बोल रहे हैं ना? बिल्कुल। अरे भाई देखिए, नहीं गुजरे तो फिर दिक्कत है, नहीं समझे? है देखिए, कोई चीज से गुजरना, कोई चीज को देखना, कोई चीज को अनुभव करना, ये इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी चीज में रच बस जाना ये बुराई है ना? पूरी तरीके से, पूरी तन्मयता से सब कुछ छोड़ करके भीड़ जाना ये बुराई है ना? अन्यथा जन्म केवल जनगणना के आंकड़ों में शामिल होने के लिए थोड़ी ना हुआ है कि लोग आए और आपका नाम लिख के ले जाए कि भाई बस आप है। जीवन में है तो अनुभव तो लेंगे, है ना? ये सब देखिए, ये सब दूसरा आदमी कहते ना बड़ी गलत है, ये हुए जेकरा ना हो तो ओकरा गलत है। अब भाई तुम्हारा पर्सनालिटी वैसा नहीं है कि नहीं? बनाओ पर्सनालिटी वैसा, बनाओ अपने आप को सुपर डुपर कि कोई भाई कहे यार क्या आदमी है, मतलब होना चाहिए ना जी। तो अब तुम ऐसा हो ही नहीं, नहीं हो तो किसी को देख लिया दूसरा को, अब जल मर रहे हो क्या कर रहा है। अरे भाई क्या कर रहा है? वो प्रूव किया है क्वालिटी। अरे इसका भी तो स्टैंडर्ड होता है ना जी, आदमी को प्रूव करना पड़ता है ना? पहले तो पढ़ा लिखा होगा बेचारा, पैसा वैसा कि नहीं उसे अरेंज किया होगा, है ना? अपना आपको स्मार्ट बनाया होगा, बढ़िया कपड़ा पहना होगा, तो ना कुछ अपना इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट के बाद उसको रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट किया नहीं, खाली रोड पर से टहल रहे दूसरा के देख के जल रहे हैं। भाई कोई बात हुआ? क्या बात है? उसका कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगा ना उसके पास, तभी कोई उसके साथ घूम रहा है ना, सीधी सी बात है। लेकिन लोग एकदम निगेटिव हमेशा सोचते हैं कि कैसे घूम रहा है, क्या कर रहा है। हाँ, अगर कुछ गलत कर रहा है, अनर्गल कर रहा है तो वो ठीक नहीं है। नैतिकता के खिलाफ कुछ कर रहा है तो वो ठीक नहीं है। सड़कों पर अगर कुछ ऐसा कर रहा है जो कि सामाजिक मान्यता नहीं है तो वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर किसी के साथ घूम रहा है, किसी को घुमा रहा है, तो उसमें क्या गलत कर रहा है भाई? कुछ गलत नहीं कर रहा है, उसमें क्वालिटी है, उसमें क्वालिटी है, तभी तो। अरे सीधी सी बात, अगर कोई निकम्मा आदमी के साथ कोई घूमना पसंद करेगा जी? कोई नहीं घूमना पसंद करेगा। वो मूवी में होता है, वो मूवी में होता है कि कबीर के सिंह के सामने कोई पागल हो जाए। रियल लाइफ में कोई कबीर सिंह बने तो देखिए तो कौन आदमी उसको पसंद करता है? अब 12 फेल देखिए, हाँ 12 फेल भाई अपना उसका मोटिवेशन देखिए, बोले कि एक बार हाँ बोल दो कुछ भी कर दूंगा। उसने बोला चलो हाँ बोल दिया, अब तुम करो क्या करते हो। उसी दिन से वो तैयारी में लग गया। तैयारी में तो पहले से था, उस दिन से पूरा लग गया कि भाई हमको क्वालिफाई करना है, और कर लिए, है ना? बताइए, मतलब 12 फेल आदमी कोई सोचेगा कि हम आईएएस क्वालिफाई करेंगे? हिम्मत ही नहीं होता है। ये सब उदाहरण है, ये सब एक्सेप्शन है कि आपको मतलब कि एकेडमिक बहुत खराब है और इतना बड़ा सर्विस क्वालिफाई कर गए। लेकिन आप इन जनरल आप देखेंगे तो इन सब सर्विस में जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनका एकेडमिक बहुत बेहतरीन रहता है। वो एक आध दो एक्सेप्शन है, इसलिए तो मूवी बन गया। अपवाद है, नियम नहीं है। सारे फेल थोड़ी ना बन जाएंगे। अब उनको सोच कर हम पहले 12 में फेल करेंगे तब हम बनेंगे, तो ऐसे थोड़ी ना होगा जी। उस आदमी के साथ ऐसी परिस्थितियां थी कि उस परिस्थिति में उनको पढ़ने का माहौल ही नहीं था। अचानक से सीन कुछ बना और उनको गाइडलाइन मिला और उनको लगा कि नहीं भाई हमको अपने अंदर में ईमानदारी लाना है, तो सिचुएशन के हिसाब से वो वैसे बन गए और एंड ऑफ द टाइम क्वालिफाई कर लिया। लेकिन जब आपको जीवन में सब कुछ माता पिता ने अच्छा स्कूल में एडमिशन करा दिया, बढ़िया से आप पढ़ रहे हैं, तो आपको वहीं से अपने आप को ठीक करना है ना, और वहीं से ठीक करेंगे, वहीं से सिंसियर रहेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, देखिए ये कह रहा हूं, कोई भी चीज अगर आप सामाजिक मान्यता और नैतिकता के धरातल पर रह करके कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि हर चीज आप अगर मानव जीवन में आए हैं तो ये एक ही बार आए हैं, थोड़ने के बाद फिर आने वाले हैं। हमारा सनातन तो कहता है कि 84 लाख जोनी है और 84 लाख में एगो मानव है, तो इसके बाद क्या बनेंगे कोई नहीं जानता है। तो एक ही तो आए हैं, तो भाई एक ही में अब क्या है, तो एक ही में जो जो चीजें हैं उसको जीवन के अंदर में अनुभव लेना है, सीखना है कि क्या है और किस प्रकार से। हाँ, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आपके किसी भी काम से कोई दूसरा आदमी असहज ना हो। बस ये सोच करके आप कोई भी काम करिएगा तो कुछ बुरा नहीं, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आप कुछ गलत करिएगा तभी कोई असहज होगा, है ना? तो आपको किसी और को असहज नहीं करना है। ऐसा काम करें कि अपने में योग्यता लाए, अपने में क्वालिटी लाए। और आप अगर अपने में क्वालिटी लाइएगा, योग्यता लाइएगा, तो आपको चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। नहीं मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। बाकी लोग भले आपके लिए बात बनाएंगे, वो तो बनाने दीजिए। आपके पास तो पावर है ना, आपके पास चीजें हैं, कुछ ना कुछ क्वालिटी है, तभी कोई आपके साथ है। अगर आपके पास क्वालिटी नहीं होगा तो कोई आपके साथ नहीं होगा।
आपके परिवार के लोग आपको छोड़ देंगे, दूसरा बाहर का आदमी क्यों ही आपके साथ रहेगा। तो क्वालिटी, और सबसे बड़ा चीज कि ये सब चीजें भी तो आदमी को मोटिवेट करता है जी। आप मोटिवेट होते हैं इस सब चीज से भी कि अपने आप को आप योग्य बनाते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ कई सब ये सब सिनेमा गाना वाला सब जो है भोजपुरिया से सब और पगला है, ये सब का तो स्टैंडर्ड नहीं बढ़ रहा है जी। नून रोटी खाएंगे संग ही जीवन बिताएंगे, ठीक है, अरे पगला, इसका मोटिवेशन लेवल बताइए तो कितना खराब है। इसलिए ना बिहार गरीब है जी, है नमक के रोटी पर गुजार देंगे। कहा गुजार देंगे नमक रोटी पर, है। अब पंजाब हरियाणा को सुनिए तो लंबरगिनी मंगाई देनी हो, बाप रे बाप, 3 करोड़ के गरीब है, 3 करोड़ का गाड़ी है। अब कह रहा है कि लंबरगिनी, तो जो लंबरगिनी का वादा कर रहा है, चलो लंबरगिनी नहीं हो खरीदेगा तो कम से कम i10 i20 तो खरीदिए ना लेगा जी, इतना तो प्रयास करेगा। आज जो पहले ही कह रहा है कि नून रोटी खाएंगे वो भूखे मरवा देगा, है। तो मोटिवेशन लेवल कितना खराब है। उससे और आगे बढ़ा, तू पगला कह रहा है पुदीना ले लो, ये पगला सब। आप सुनिए, मतलब साइकोलॉजी समझिए, साइकोलॉजी समझिए, मतलब आप लोग साइकोलॉजी समझिए कि वही पंजाब हरियाणा का गीत सुनिए, वो क्या कहता है, बुर्ज खलीफा दिला देंगे। बुर्ज खलीफा कहां है, अपने देश में भी नहीं है। तो आप समझिए ना भाई, वो कह रहा है कि बुर्ज खलीफा दिला देंगे। समझ रहे, ये साइकोलॉजी समझिए, मनोविज्ञान समझिए, मनोविज्ञान क्या है। ये सब चीज केवल सुनने का नहीं, सुन के हंसने का, एंटरटेन करने का नहीं है। साइकोलॉजी समझिए ना, मन को हम केवल पढ़ते किस लिए हैं, किताब पढ़ने नोट्स थोड़ी ना, बुद्धि जागृत करने के लिए ना। बुद्धि कहां से आएगा, बुद्धि पढ़ने से नहीं आता है, बुद्धि सोचने से आता है, थिंक डेवलप करने से आता है। विवेकानंद जब द्वितीय धर्म संसद में पेरिस गए थे, तो पेरिस में उनसे वो अंग्रेज आके बोला कि क्या आप तो आए हैं सनातन का प्रचार करने, हिंदू धर्म का। बोले हाँ। तो बोला आपका सबसे महान ग्रंथ गीता है, देखिए तो कहाँ है। तो गीता सबसे नीचे रखल था, सब ऊपर से सारा रिलीजियस टेक्स्ट था। तो विवेकानंद थे, उनको बोला इसे, तो मैंने कोई बात नहीं, उसको हटा देंगे तो सब गिर जाएगा। ये होता है बुद्धि, और ये केवल पढ़ने से नहीं आता, ये सोचने से आता है। ये मैं बस आपको बताना, हंसने के लिए नहीं। कोई सोचता है की बोल लो सर, पगला तो दिमाग खराब है, की बोल लो, तू सोच तो सही एक बार कि व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस, रीजन क्या है। हमारे घर में बच्चे होते, लोग कहते हैं कोई ना खेत जोत के बउआ जी लिहन, पगला पहले ही मोटिवेशन हो गया खेत जोतने का, तो कहां से बउआ कलेक्टर बनेंगे। विवेकानंद कहते हैं जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी मनोवृत्ति होगी, और जैसी आपकी मनोवृत्ति होगी वैसी आपकी अभिवृत्ति होगी। तो इसलिए सोच को अच्छा रखना पहले जरूरी है। देखिए अगर गाना वो सब गाता है लंबरगिनी का और बुर्ज खलीफा का, तो इकोनॉमी में हमसे आगे है पंजाब हरियाणा। और हम देख लीजिए इकोनॉमी में कहां पे है, जितने इंडेक्सेस आते हैं सब इंडेक्सेस में हम नीचे से एक्सीलेंट है, नीचे से 1 नंबर पे हम आते हैं, और सब में ऊपर से आगे आता है। उसके यहाँ के किसान सब पजेरो रख ले है, किसान, पंजाब का किसान। हमारे यहाँ के किसान का हालत देखिए तो क्या है, खेले भी नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है, तो जो स्थिति आपका है ना, वो आप अब देखिए, जो गाना जो सब लिख रहा है ना, वो सब इस हिसाब से नहीं सोच रहा होगा, क्योंकि उस तो अपना उस लेवल ही नहीं है। क्योंकि लेवल होता तो थोड़ा और साहित्यिक चीजों को लिखता ना। लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं तो आप समझिए कि उन सब चीजों का इंपैक्ट क्या है। हम पुदीने या नमक रोटी में रह जाएंगे, हमको भी इससे ऊपर बढ़ना चाहिए, और हमें अच्छे गाने लिखने चाहिए। हमें ऐसा लिखना चाहिए कि हम भी दिला देंगे अमेरिका में फ्लैट, क्या दिक्कत है। क्योंकि जब अमेरिका में फ्लैट दिलाने का बात करेगा, वो कम से कम अमेरिका में नहीं दिलेगा तब बंबई में तो ले ही देगा। अरे जो तरकुल पर चढ़ने का प्रयास करेगा वो गिरेगा तो कम से कम आम पर तो लटक ना जाएगा जी। आज जो आमे पर चढ़ रहा है उसे तो धरातल पर गिरेगा, गिरेगा तो पैर हाथ तुड़वाएगा। तो कहने का मतलब है कि सोच अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। कोई भी युद्ध मस्तिष्क में पहले जीता जाता है, अब मस्तिष्क में जीतने के बाद वो अब बाहर जीतते हैं। और अगर मस्तिष्क में हार गए तो बाहर जीतने का कोई मतलब ही नहीं है, जीत ही नहीं पाएंगे। ब्रेन के अंदर में वो चीजें चलनी चाहिए और ब्रेन में चल करके वो आगे कंप्लीट होना चाहिए। तो 26 नवंबर 1949 को यहां पे अपनाया तो गया, लेकिन 26 जनवरी का डेट पहले से मेमोरेबल था। और हम कब आजाद होंगे ये हमारे बस का बात तो नहीं था, क्योंकि हम गुलाम थे। तो मालिक सोचता कि कब आजाद करेंगे, तो मालिक ने आजाद कर दिया 15 अगस्त को, क्योंकि वो उसके लिए इंपॉर्टेंट डेट था। 15 अगस्त उसके लिए इंपॉर्टेंट डेट था। कल ही बताए थे 15 अगस्त को हमें आजादी इसलिए मिली
क्योंकि जापान ने आत्मसमर्पण किया था 15 अगस्त को, इसलिए उन्होंने दिया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट था 26 जनवरी। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, आजादी कब मिलेगी तो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन गणतंत्र कब होंगे ये हमारे हाथ में है। इसलिए जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया और हमने इसको स्वीकार कर लिया, तो हमने इंतजार किया कि अब क्या, अब तो बस 1 दिसंबर का महीना बचा है, बाद में जनवरी आ जाएगा और 26 जनवरी को हम इसको लागू कर देंगे। तो 1930 में मनाए थे और 1950 में 26 जनवरी को लागू करेंगे, तो उसका 20वां वर्षगांठ आ रहा है ना, 20वां वर्षगांठ जो है सो आ रहा था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इंतजार किया और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया। तो लागू किया 26 1950 को, ताकि 26 जनवरी का डेट को भारत के इतिहास में अमर कर दिया जाए, है ना। तो जो अमर हो गया, अब ये रोज हम लोग प्रत्येक साल इसको सेलिब्रेट करते हैं, है ना। अगर ये नहीं होता तो सेलिब्रेट नहीं करते, भुला जाते, इतिहास की किताबों में रह जाता, बस केवल याद करते। लेकिन इसको मेमोरेबल बना दिया गया ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसको ध्यान रखे। और इस दिन क्या हुआ, अपनाया गया, है ना। और इस दिन क्या हुआ, लागू किया गया। उस दिन एक्सेप्ट हुआ, इस दिन एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने का मतलब हुआ कि भारत गणतंत्र हुआ। और पिछली क्लास में आपको बताए थे कि इसी दिन डोमिनियन का जो स्टेटस था हमारा वो खत्म हो गया। क्लियर है, इस दिन क्या हो गया, डोमिनियन का स्टेटस हमारा खत्म हो गया। तो इसको ध्यान रखेंगे, याद रखें, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब देखिए, ये पूरा संविधान बनने में कहा जाता है कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, है ना। और इतना ही दिन एक व्यक्ति जो था वो भारत में रहा था, जो अंग्रेज था। डू यू नो एनीबॉडी हुज पर्सन? माउंटबेटन। एग्जैक्ट इतना ही दिन वो आदमी रहा था इंडिया में, और उसका नाम था सर टॉमस रो, जो जहांगीर के दरबार में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कारखाना खोलने के लिए, भारत में परमिशन मांगने के लिए, है ना। सबसे पहले आया था हॉकिंस को परमिशन नहीं मिला था, वापस लौट गया था। हॉकिंस के जाने के बाद टॉमस रो आया और टॉमस रो को परमिशन मिला था और सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, है ना। तो सर टॉमस रो एग्जैक्ट इतने ही दिन जहांगीर के दरबार में रहा था, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे कि इस प्रकार से संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हो गया और लगभग 64 लाख, है ना, लगभग 64 लाख रुपया जो है वो भारत के संविधान के बनने पर खर्चा आया था, है ना। लगभग 64 लाख रुपया का खर्चा हुआ था और लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। अप्रोक्सीमेटली 60 स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने स्टडी किया, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद भारत का संविधान बनाया। क्लियर है, लगभग 60 देशों का संविधान, कितना देश, 60 देश के संविधान के अध्ययन करने के बाद हमारा संविधान बना था, ठीक है। अब हमारा संविधान जो 60 देश का अध्ययन करने के बाद बना, यानी कि अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने देखा। आगे आप पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका से क्या लिया गया, फ्रांस से क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या लिया गया, कनाडा से, अफ्रीका से, आयरलैंड से, इन सभी देशों से हमने कुछ ना कुछ लिया है। तो चूंकि हमारा संविधान अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ लेकर के बना है, तो इसलिए हमारे संविधान पर एक आरोप लगता है कि भारत का संविधान उधारों का थैला है, बैग्स ऑफ बोरियस, है ना। तो क्या आप ये मानते हैं कि भारत का संविधान उधारों का थैला है? नहीं मानते? क्यों भाई, राष्ट्र है तो ली, तो ये तो स्वीकार करना पड़ेगा ना कि आपके यहां से लिया था। अब किसी के यहां से सब्जी मांग के खाइएगा, उसका अच्छा सब्जी है तो बोलिएगा ना कि भाई सब्जी आपके यहाँ का था, है? मांग के नहीं लाए थे, जो पसंद आया सो लिए। पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते हैं जी, बोलेंगे? नहीं बोलेंगे?
क्या मध्यम मार्ग मतलब कि नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोल, मतलब बोल भी सकते नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, मध्यम मार्गी रास्ता कभी कभी खतरनाक हो जाता है जी, है ना। देखिए, आरोप तो ये लगता है, क्रिटिसाइजर्स जो है, जो आलोचक हैं, वो भारत के संविधान पे ऐसा आरोप लगाते हैं कि भारत का संविधान उधारों का थैला है, लेकिन भारतीय स्कॉलर्स इसका विरोध करते हैं, और बिल्कुल करना भी चाहिए कि हमारा संविधान उधारों का थैला नहीं था। अब देखिए क्या है स्थिति, क्या है। तो अब जैसे आप देखते हैं कि एक होता है परीक्षार्थी, एक होता है चिटार्थी, परीक्षार्थी, चिटार्थी, एक होता है विद्यार्थी, है ना। तो विद्यार्थी को ही परीक्षा देना पड़ता है तो परीक्षार्थी बन जाता है। तो परीक्षा देने दो तरह का आदमी जाता है, एगो विद्यार्थी जाता है, एगो चिटार्थी जाता है ना। तो विद्यार्थी, इसका संधि करिएगा तो इसका अर्थ क्या निकलता है, विद्या को जो अर्थी के समान ढूंढता है वो विद्यार्थी है। तो वैसे ही चिटार्थी करिए तो क्या होगा, जो चीट को अर्थी के समान ढूंढता हो, चिटार्थी है। तो आप देखते हैं कि जब एग्जाम होता है तो सब कोनो चीटे के भरोसे जाता है। तो अगर चीट उट कहीं निकल गया बाहर, कहीं जांच में निकल गया, तो सोचे कि अच्छा बगल बगल में कौन मिलेगा ना, उसी से धक छाप देंगे, नकल कर लेंगे। एक होता है विद्यार्थी शुद्ध, जो पढ़ लिख के गया है लेकिन उसको कुछ कंफ्यूजन होता है, कुछ है तो इधर उधर से कहीं कुछ देखा और फिर अपने शब्दों में लिख दिया, हू बहू कॉपी नहीं किया, क्या कर दिया, देखा, पढ़ा और छोड़ दिया, उसके बाद अपने हिसाब से अपने तरीकों से उसको इंटरप्रेट करके लिख दिया। अब कोई कहेगा भी नहीं कि वहां से लिया गया है, जबकि विचार वहीं का है, लेकिन जो मैटर है वो हमने अपने हिसाब से डेवलप किया है। इसको कहते हैं विद्यार्थी। कि विद्यार्थी चीट नहीं करता है, विद्यार्थी बस कंसेप्ट ले लेता है और कंसेप्ट लेकर के अपने वाक्यों में, अपने शब्दों में उसको लिख देता है, तो हो गया विद्यार्थी। तो भारत के संविधान निर्माता एक शुद्ध विद्यार्थी थे, ना कि चिटार्थी। कॉपी पेस्ट करने वाले लोग नहीं थे कि देखा और लिख दिया। जैसे कुछ कुछ होता ना एग्जाम देखेंगे, शुद्ध चिटार्थी होता है कौन, आपका वाला नमो उतार देगा, है ना। तो आजकल बोर्ड वोर्ड तो सब अच्छा अलग कर दिया ना कि भाई आपके नंबर का क्वेश्चन दूसरे में दूसरा नंबर में रहेगा, है ना। चिटार्थिया से बगल बगल वाला सब उतार देता है, फिर भी फेल कर जाता है। क्यों? क्योंकि फॉलो ही नहीं किया, वो देखा ही नहीं कि क्वेश्चन पेपर में अंतर है ना। हमारे में जो 1 नंबर में वो दूसरे में 3 नंबर में है, और उसी का नंबर दे करके आंसर लिखते चला गया। तो लिखा तो सब ठीक चीट करके, लेकिन उधर मैटर में कुछ भी जो है सो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मैच नहीं किया, बस फेल कर गया। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बाहर के देशों से लिया जरूर था चीजों को, लेकिन हू बहू कॉपी नहीं किया, कट पेस्ट नहीं किया, उसका जेरोक्स नहीं किया, बल्कि क्या किया, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उसका समायोजन किया और तब लिया। जैसे कि फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन अमेरिका का फंडामेंटल राइट हमारे यहां के फंडामेंटल राइट में अंतर है। अमेरिका में फंडामेंटल राइट कभी भी सस्पेंड नहीं होता है, लेकिन भारत में फंडामेंटल राइट सस्पेंड होता है ना, इमरजेंसी में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमने चीजों को अपने सुविधा के हिसाब से ये किया, है ना। हमने अपने चीजों को अपने परिस्थितियों के मुताबिक डाइवर्ट किया उसको, है ना, चीजों को चेंज किया। तो इसलिए इस तरह का आरोप बाहरी लोग लगाते हैं, लेकिन भारत के द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया, और ये तो स्वीकार नहीं भी करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, संशोधित किया हमने उनकी चीजों को हमने क्या किया कि संशोधित किया, उसमें बदलाव किया, है ना, अपने विवेक के माध्यम से, और करके उसको हमने एक नया बना दिया, है ना। अब किसी का नोट्स आपने उठा के पढ़ लिया, है ना, और वहां से 2 उठा लिया, 2 वहां से उठा लिया, 3 वहां से उठा लिया, एगो नया बना दिया। अब कोई क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब में से कुछ ना कुछ तो है ना है। अब कौन सा देश हम लोग कहे कि हमने यहां से लिया है भाई, केवल तुमने यहां से थोड़ी ना लिए हैं, हम तो सब जगह से लिए हैं कुछ ना कुछ, तो हमारा तो नया हो गया, है ना। तो आप देखते हैं ना कि कोई मान लीजिए कि अब कोई विद्यार्थी होता था, आप लोग स्कूल लाइफ में जिए होंगे, हम लोग भी कि भाई कहीं लंच लेके नहीं गए तो उस दिन ज्यादा फायदा होता था, उस दिन ज्यादा आइटम खाने को मिलता था। सब दोस्त सबके लाभ है, तू कोची लाया है, तू कोची लाया है, तू कोची लाया है, उगड़ा चुन करके 10-12 गो आइटम हो गया, है ना। ऐसे अपन वाला लेके जिए तो एक ही आइटम खाना है, तो इसमें वैरायटी भी मिल जाता है। तो कहने का मतलब है, और भारत एक क्या है, डाइवर्सिफाइड देश है, बहुत सारे जाति, धर्म, लिंग, वंश, समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो हर लोगों के लिए रहने के लिए एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए जरूरी था
कि हम एक ऐसा संविधान बनाए जिसमें हर लोगों के लिए स्थान हो, और उसी के तहत ये सब चीज को किया गया। क्लियर है? बोले यहां तक इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे संविधान सभा की समितियां और स्रोत की कैसे था और किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, यहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।